विवेक, जब ये युद्ध चालू हुआ था तो फौजी भाषा में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। 10 प्रिंसिपल ऑफ वॉर होते हैं। उसमें हम्म। पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर ये होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। कि जो देश का राजनीतिक लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो तय करती है कि युद्ध किस लिए शुरू किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही जो इस युद्ध का राजनीतिक एम बताया, वो नकली एम था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा तो इसराइल के ऊपर मारेगा। ईरान रॉकेट मिसाइल लंबी दूरी के नहीं बनाएगा, बनाएगा तो वो इसराइल या अमेरिका पे फायर कर देगा। तो ये सब नकली बहाने थे। असली बहाना क्या था कि अमेरिका को ईरान का कच्चा तेल और गैस का भंडार पर कंट्रोल चाहिए। अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी जाएंगी ईरान में, तेल का खुदाई करेंगी, ड्रिलिंग लगाएगी, दोहन करेगी। उसके बाद अमेरिका चाहता है कि वो किस देश को बेचना है। जापान को भेजेंगे, बेचेंगे सस्ते में, क्या रेट होगा वो अमेरिका तय करेगा। चीन को नहीं बेचेंगे, और भारत को बेचेंगे लेकिन ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। ये सब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के जो दोस्त हैं वो तय करेंगे। ये ऐसे होगा नहीं, कैसे होगा? आयतुल्ला खमेनी तो मानेंगे नहीं। तो क्या करें? एक काम करो, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दो। लेकिन उन्होंने अभी तक कभी भी ऑफिशियली इस चीज को अपना ध्येय, जो मैं बोल रहा था प्रिंसिपल वॉर ऑफ वॉर, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, इसको उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि आयतुल्ला खामेनी को लुढ़का कर वहां पर अपना पिट्ठू सरकार बैठाना है। कोई भी सुना है रेजा पहलवी नाम का एक कठपुतली है अमेरिका में, हम्म। पैराशूट ड्रॉप से आ जाएगा। हम देख चुके हैं बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनिस नाम का व्यक्ति कहां से अचानक अमेरिका से आ गया। ऐसा और उस हमने आदमी ने दुनिया के 2 साल कई देशों कितना में देखा उत्पात मचाया, यूके देवनाथ सर। कत्लो गारत, नरसंहार, लिंचिंग। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो आप जानते हैं कि अमेरिका जहां पे भी हाथ डालता है, वो हाथ क्यों डालता है? वो डालता है हाथ उस देश की जो नब्ज है, उसको अपने हाथ में रखने के लिए। हाँ। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जहां जहां गया, क्यों गया? उसका एक कारण होता था। अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया क्योंकि पाकिस्तान से उसको रूस के ऊपर नजर रखनी थी। पाकिस्तान से उसको रूस के स्ट्रेटेजिक थ्रेट डेवलप करना था। वैसे दर्शकों को बता दूं कि ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जितनी हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो कि पाकिस्तान के जस्ट उत्तर में है, वो कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया का ही हिस्सा था। अब पाकिस्तान की दरकार अमेरिका को है क्योंकि उनको चीन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के लिए रास्ता चाहिए। अब अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल, सुना है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों से कि बहुत ज्यादा है ग्रीनलैंड में। तो अमेरिका, हर देश हर तंबू में अपना ऊंट डालना चाहता है, लेकिन एक कारण होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं विवेक, आज इसी ईरान में अगर जमीन के नीचे सिर्फ आलू उग रहे होते हम्म। और जमीन के ऊपर सिर्फ भुट्टा, या जमीन के ऊपर बैंगन की खेती हो रही होती और जमीन के नीचे कच्चा तेल और गैस नहीं होता, तो अमेरिका के लोगों को तो नक्शे में पता भी नहीं होता कि ईरान है कहां। जी। तपेश जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए? नहीं विवेक, मैं अभी अभी तो ये नहीं कहूंगा कि ट्रम्प फंस गए, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी आज की डेट में कि ट्रम्प और अमेरिका, ये दोनों परपेच को हमको अलग अलग रख के बात करना चाहिए कि अमेरिका क्या चाहता है और ट्रम्प क्या चाहते हैं। देखिए, इस लड़ाई 1979 के बाद से इतने सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए, कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो उनकी, हम जो भी करेंसी है उसको इतना डाउन करने की कोशिश की। अमेरिका के इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे प्रेशर्स रहे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान झुका नहीं, मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो सत्ता वहीं की वहीं रही, और जैसे भी चल रहा था वो ईरान ठीक चला रहा था। चाहे वो चाइना का सपोर्ट हो, चाहे वो इंडिया की थोड़ी बहुत सपोर्ट हो, चाहे वो रशिया की सपोर्ट हो। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉर हुआ है ये सिर्फ ट्रम्प साहब का डाइवर्जन टैक्टिक्स है। जैसे वो वेनेजुला था, या ग्रीनलैंड था, या ये अब जो ईरान है। देखिए, ईरान, इराक से भी अमेरिका ने सबक लिया, अफगानिस्तान से भी लिया। अफगानिस्तान में भी कम मिनरल्स नहीं है, इराक में भी कम ऑयल नहीं है।
इन सबको पता है कि किसी भी वॉर की हमें क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। पर इस समय जो अमेरिका में हाल चल रहा है कि जो पोटेंशियल लॉसेस वो देख रहे हैं ट्रम्प साहब रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स में टेक हिम टू द कोर्ट आल्सो, ठीक है। इसके अलावा एमस्टीन फाइल तो सबको पता ही है, वो भी एक डाइवर्जन टैक्टिक्स हो सकती है। उनके सारे डिसीजंस पे पब्लिक खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के उनके डिसीजन ओवरटर्न कर दिए, जिसके लिए वो बोल रहे हैं कोई कंट्री मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा इसके बारे में। पूरी पब्लिक आउटक्राई है हर जगह पे ट्रम्प के डिसीजन के खिलाफ। तो जब आपका नेशन और द सिस्टम और आपकी अपनी पार्टी के लोग जब साथ नहीं होते हैं, तो कई बार वो डाइवर्जन टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, अच्छा बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके, सॉरी मिलिट्री के कमांडर्स हैं, उनके साथ भी डिफरेंसेस की काफी बात ओपन मीडिया में सामने आई है। लेकिन क्या ट्रम्प को ये पता नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं, वो बड़ा सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू है। वो सेल्फिश नरेटिव सेट करने के लिए ट्रम्प साहब ने किया होगा, लेकिन उनको ये ना पता होगा इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये मैं नहीं मान सकता अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उनको ब्रीफ किया गया होगा, फिर भी वो इसके लिए चले। आज की डेट में हम कह तो रहे हैं कि तेल भंडार और मिनरल्स हैं वहां पे, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस युद्ध में अमेरिका ये वाकई में चाहता था कि ये युद्ध सिर्फ अमेरिका का ना होके ये फैले, आग फैले पूरे मिडिल ईस्ट में। नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट, आज की डेट में अमेरिका तुर्की और अजरबैजान को भी इग्नाइट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि वो हो सकता है ये जो अटैक्स हैं ये अमेरिका ने प्लान किए अजरबैजान वगैरह में, कि जो चाहे कि ये युद्ध में कूदें। तो चारों तरफ से वो इस इकोनॉमिक कंडीशन, अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है या जो ट्रम्प साहब का अपना स्टेचर है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आग में हाथ तो डाल दिया है। इतना वीक नहीं अमेरिका, ये तो अमेरिका को भी पता था ये युद्ध 7 दिन में या 10 दिन में नहीं खत्म होने वाला, जी इसमें टाइम लगेगा। देखिए सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ या पे, तो कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर पाए, मिडिल ईस्ट को भरोसे में नहीं ले पाए, उनको अलग मारने के लिए छोड़ दिया, थर्ड डिफेंस सिस्टम हाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप ये अपने बिल्कुल अलाइज को कम सेटबैक, से कम भरोसे में तो ले लीजिए। क्या आप तैयार हैं अगर हम इन पर हमला करें तो आपकी सुरक्षा हो पाएगी, या आपको क्या जरूरी बिल्कुल सामान चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल बिल्कुल करा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ना उन्होंने नेटो कंट्रीज को भरोसे में लिया, ना उन्होंने इन कंट्रीज को लिया। धीरे धीरे सारे कंट्रीज लाइक यूएई उन्होंने साफ मना कर दिया। स्पेन जैसे कि हमारे एयर स्पेस और बेसिस रेडी नहीं होंगे, तो ये उनको धीरे धीरे सेटबैक्स लग रहे हैं। जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा, उन्हें ये लग रहा था, जो पूर्णिमा जी ने भी बोला कि मैं जिधर चाहूंगा उसको ट्विस्ट कर दूंगा और वो आगे मेरे जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। इकोनॉमी चेंज हो रही है वर्ल्ड की। ईरान का जो ये रहेगा, देखिए ईरान का जो एम है आज की डेट में वो ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो, और उसके आगे ये अगर ये क्रूड ऑयल $200 पर पहुंच जाते हैं पर बैरल, तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिकन लोगों ने 8 साल इराक के साथ वॉर लड़ा, इतने साल सैंक्शन झेले। देखिए कंट्री ने कुछ भी किया हो, मैं कहता हूं उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। उनका जो रेजिलियंस है ना वो वर्ल्ड में सबको पता है बहुत। देखिए बिल्कुल सही बात है। हम ये बोल पर्शियंस का नहीं रहे पता हैं है क्या? पर्शियंस कितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है। पर्शियंस सुपर जी पावर हुआ करते थे एक समय में, पूरी जी दुनिया पर जी इनका शासन चलता था। जी। तो जब वो इतने ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने जब इंटरनेट भी बंद हो गया था तो स्टार लिंक के आपको पता नहीं होगा 30,000 के करीब स्मगल किए गए थे उनके टर्मिनल जो हैं। उसके बाद भी वो अब रशिया और चाइना की हेल्प से वो सारे जाम किए गए। इन्होंने फिर भी उस जो भी सत्ता परिवर्तन के लिए इन्होंने जो आग लगाई थी उसको भी बंद कर दिया गया। तब इनको समझ में आया कि भाई अब ये इतना आसान नहीं है, और ईरान जो है वो वही करेगा कि हम तो मरेंगे लेकिन तुमको सनम ले डूबेंगे साथ में। तो इतना आसान नहीं होगा मुझे विवेक जी, लगता है तो ऑल आप ये टुगेदर एक बताइए। बहुत बड़ा गेम भी नजर आता है। एक हल्का सा एक इशारा भी, उनके डर की सिर्फ एक वजह नहीं है कि ईरान पर हमला कर दिया, डर की 2-3 वजहें हैं। अभी एक अमेरिकी अधिकारी इंडिया में ही आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया को एक और चाइना बनने नहीं दे सकते, इंडिया को सुपर पावर बनना अलाउ नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आज का लेटेस्ट बयान में अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड बता रहा हूं, जो कि भारत की सरजमी से दिया गया, भारत को लेकर दिया गया है। निपुण जी के पास जा रहा हूं, निपुण आलम बयान जी के पास। सारी लड़ाइयां आपके साउथ में लड़ी जाएंगी,
मिडल ईस्ट में लड़ी जाएंगी, ग्लोबल साउथ में लड़ी जाएंगी। हैवॉक मचेगा नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और पूरा वेस्ट बैठ के तमाशा देखेगा। कमाल का इन लोगों का एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है। निपुण भाई, विवेक जी, क्या है जो आप बात कर रहे हैं, वो आज रायसीना डायलॉग में जो उप विदेश मंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट था जो उन्होंने आज दिया। और वो स्टेटमेंट के ऊपर मैं हल्की टिप्पणी कर दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। नहीं बिल्कुल, प्लीज। देखिए, हाँ हाँ, इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो दो ही तरह के लोग दे पाते हैं, या तो बड़बोलापन या फिर कॉन्फिडेंस का लूज होना। अगर कोई वाकई में कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति होगा, वो कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देगा। उसे जो करना है वो करेगा। वो खुली रूप से बोलकर भारत को सावधान कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। और भारत पहले से जानता है कि अमेरिका हमें किस प्रकार से मदद करता है और क्यों हमारे साथ खड़ा हो रहा था। आप देखिए, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले, यानी कि बिल क्लिंटन की और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जुगलबंदी शुरू हुई थी, उससे पहले अमेरिका कई कैनवास पे था क्या हमारे साथ? कहीं भी नहीं। 71 में आपको जानते हैं, 1974 में, 98 में जब हमने टेस्ट किए, तब अमेरिका की स्थिति क्या थी। अमेरिका ने सन 2000 में जब हमको हेल्प करना स्टार्ट किया, तो अमेरिका ने हमारे लिए नहीं, वो चीन के लिए किया था कि भारत को हम ज्यादा से ज्यादा पंपिंग करेंगे, भारत की ताकत बढ़ेगी, तो उसका इस्तेमाल पहले चीन के अगेंस्ट होगा। जब उसको लगा कि चीन के अगेंस्ट इस्तेमाल न कर, बल्कि हम तो चीन के साथ मुद्दों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने की हम सोच रखते हैं, तब अमेरिका ने अपना स्टांस चेंज किया और तब अमेरिका के ये सुर निकल कर आए। अब जो ईरान का वॉर है, देखिए, एक हमारे यहाँ इंटरनेशनल थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में एक सिद्धांत दिया जाता है जिसका नाम है थ्योरी डायरस ट्रैप। थ्योरी डायरस ट्रैप ये कहता है कि एक उभरती हुई महाशक्ति और एक स्थापित महाशक्ति में युद्ध लाजमी है, और वो जो युद्ध है वही तय करेगा कि वर्ल्ड में हेजेमोनस किसका होगा, यानी कि हेजेमोनी किसकी आएगी, कौन हेजेमोनस बनेगा। अब देखिए, अमेरिका की पहले से, अमेरिका ने एक भी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अपनी जमीन पर नहीं लगी। सैडी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ हो रहा था? यूरोप की धरती पर हो रहा था। भले ही आपके जो अलाई कंट्रीज थे वो जीत गए थे और जो एक्सिस पावर थे वो हार गए थे, लेकिन अलाई कंट्रीज इस लायक नहीं बने थे, बचे थे कि वो वर्ल्ड को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके। तब अमेरिका आपका कैनवास पर वर्ल्ड के पूरे मानचित्र पर उभर कर आया। ये स्थिति अमेरिका की थी। उसके बाद आप देखिए, कोई भी लड़ाई अमेरिका ने अपनी धरती पे नहीं लड़ी। फिलिस्तीन का भी जो जंग है वो आप देखेंगे, फिलिस्तीन को इन्होंने हमेशा अखाड़ा बनाया है, और अखाड़ा किसके बीच में? इन ग्लोबल पावर के बीच में। आज ईरान जो फाइट कर रहा है, क्या वाकई में ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के सामने टिक पाता? ठीक है, अमेरिका ईरान के अंदर लड़ने की, फाइट करने की कैपेबिलिटी है। क्यों? एक पुरानी सिविलाइजेशन है, एक नेशनलिज्म है, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन जिस प्रकार की मिसाइल्स का ईरान यूज कर रहा है, तो वो रशिया और चीन के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती थी। दैट इज द रियलिटी। क्योंकि आप सोचिए, 1979 से जो अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, और उसके बाद आप देखें कि 95 से तो ईरान सेशन झेल रहा है। 95 से सेशन चल रहे हैं। बीच में जब बराक ओबामा आए थे, थोड़ा 2-3 साल का समय मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही फिर उसको बदल दिया। 2014 में समझौता हुआ था, 2017 में आगे खत्म हो गया वो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, तो ईरान के बैक में भी आपको चीन और रशिया देखने को मिलेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका ये सब कुछ जानने के बाद भी कि ईरान के साथ हम जाएंगे तो एक लंबा वॉर। और देखिए, ये बात भी बड़ी निश्चित बात थी कि ईरान पहले से जानता था कि ईरान कभी ना कभी नंबर हमारा ही आना है अमेरिका के सामने। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके देखेंगे वेस्ट एशियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो जो अमेरिका के सामने खड़े हुए, चाहे इराक हो, सीरिया हो, उन सबको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया, या फिर जितने और कंट्री थे वो सब अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। तो मात्र ईरान एक ऐसा देश था जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी बात की है कि ईरान अपने वजूद को लेकर, जो भी मुझसे पहले बोला कि बिल्कुल हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे, उस तरह की कंडीशन में आके ईरान लड़ रहा है। उसकी भी वजह दो हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो जो खामनेई साहब ने रुतबा बनाया था पूरी दुनिया में कि इस्लाम को लड़ने वाला ईरान है, और ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वही इस्लाम का क्या है कि कहते ना, एक लंबरदार है, एक कहते ना कि चौधरी तरह से है, हम ही इस्लाम के लिए फाइट कर रहे हैं।
तो उस बात को बनाए रखने के लिए उनके सक्सेसर भी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं कि खामनी भले चले गए लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो बात है वो आज तक बनी हुई है। एक तो ये बात, और जो मैं पूरा का पूरा कोशिश थी, ये जो मैं लास्ट खामेनेई वाली कमेंट बात कर आप दूं, कर रहे हैं सर, एक मैं लास्ट आपको एक कमेंट कर तस्वीर दूं। दिखाता हूं, अभी थोड़ी देर पहले खामेनेई के हैंडल से ट्वीट किया गया है और उसमें साफ तौर पर एक आईसीबीएम दिखाया गया है। ये देखिए, ये मिसाइल पोस्ट किया गया है खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से। ये है वो तस्वीर जिसमें कहा गया है कि ज़ायनिस्ट रेजिम को इसकी कीमत चुकानी होगी, जो हमला, जो आक्रमण, जो जंग उन्होंने थोपी है ईरान के ऊपर। जी निपुण भाई। हाँ देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ये तो फैक्ट है, इसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ईरान को जो सपोर्ट नहीं, मिला है खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अभी भी। हाँ मैं वो देखिए, खामनेई एक सोच की तरह ही है। खामनेई को आप एक बात सोचिए, सिया हो या सुन्नी हो, भाई खामनेई साहब जो थे वो आपके सिया कम्युनिटी से थे, लेकिन आप देखेंगे सुन्नी कम्युनिटी के लोगों ने भी खामनेई के लिए प्रोटेस्ट किया, समर्थन में वो सड़कों पे उतरे। चाहे हम भारत की बात करें, भारत से बाहर की बात करें, तो ये दिखता है कि खामनेई को ये कहीं ना कहीं ईरान चाहता है कि सिया सुन्नी की दीवार से हटकर वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बन जाए। उस तरह की एक सोच की तरह आप खामनेई साहब को देख रहे हैं। दूसरी बात क्या था कि जो मैं मान रहा हूं कि ईरान ने जो मल्टी फ्रंट वॉर को स्टार्ट किया, सब देशों हमले करने स्टार्ट किए, वो रीजन ही था जो अभी मुझसे पहले कैप्टन साहब दोनों बोल रहे थे, यूके देवनाथ जी और साथ में हमारे जो मित्र है तपेश जी, वो बोल रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। उनकी कोशिश ये थी कि वर्ल्ड में एक ऐसा पैनिक फैले कि अमेरिका के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो, चाहे तो वो आपका गल्फ ऑफ होर्मुज को लेकर बात हो या सारे के सारे गल्फ कंट्रीज के, भैया हमको क्यों मरवा रहे हो अपने वॉर के चक्कर में, और अमेरिका इस वॉर को रोक दे। ये रियल विक्ट्री होती ईरान की। ईरान का देखो, मैंने अब भी क्या था, घुटने नहीं टेके, और ईरान एक नई अलग शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता। अमेरिका भी ये बात जान रहा है, इसराइल भी ये बात जान रहा है कि अगर हमने इसमें वो रोक दिया, आप देखिए कि आप अच्छी बात देखिए, अभी तक भी सुप्रीम लीडर का ऐलान करते हुए ईरान के अंदर कसमकस है। भले ही घोषणा हो गई, लेकिन ताजपोशी जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि फियर है कि कहीं हमको फिर से टारगेट ना कर दिया जाए, बिल्कुल और सही जो बात है। सुप्रीम लीडर है उसको टारगेट कर दिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।